हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबों से क्षमा चाहूँगा कि कल जो है सो आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो बहुत से दोस्तों को ऐसा भी लगा होगा कि एक दिन मैंने 5 सेट का वीडियो दे दिया था, तो कल होके जो है सो वीडियो नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका आज से फिर से कंटिन्यू जिस तरह से पहले चल रहा था डेली 2 सेट, तो अभी क्या है कि आपका एक ही वीडियो में आपका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन जितने भी दोस्त हैं सबों का जो है सो यही कमेंट आया था कि जो वीडियो को लंबा कर दीजिए, लेकिन कम से कम 5 सेट कीजिए। तो 5 सेट भी हो जा रहा है इस वीडियो में। तो पीछे के वीडियोस को भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। आशा करते हैं कि इस वीडियोज़ को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा। और अगर इससे पीछे की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर मैं ये बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक देता हूँ। दोस्तों, ये जो है सो आपका प्लेटफॉर्म का नया स्टैटिक जीके का जो बुक आया था, जो कि रेलवे एग्जाम में खास करके बहुत साथ जो है सो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एग्जाम रिव्यू भी देखे होंगे तो ये जो सेट प्रैक्टिस आपका करवाया जा रहा है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कल जो वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। तो आइए हम लोग बिना देर के अपना सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा सेट प्रैक्टिस होगा वो होगा सेट नंबर 23 से सेट प्रैक्टिस नंबर 27 तक। तो फर्स्ट जो होगा हम लोग का वो होगा सेट नंबर 23। तो आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेट नंबर 23 को। तो सेट नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो किस पुरस्कार की बात हो रही, तो एमी पुरस्कार। तो देखिए, एमी पुरस्कार जो है यह जो है सो आपका दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। ठीक है, एमी पुरस्कार जो है यह आपका टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कहाँ दिया जाता है यह पुरस्कार, तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाने वाला पुरस्कार है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल आप सबों को पता होगा, वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल हो जाएगा। साथ में देखिए, ये यहाँ पे आपको एमी पुरस्कार दिख रहा है। एक क्या दिखता है हमेशा, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, एक आपको दिखता है ग्रैमी। तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो होता है यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये भी आपका यूनाइटेड स्टेट से ही बिलोंग करता है। तो एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का पुरस्कार है जो कि टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और ग्रैमी पुरस्कार यह आपका जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही संबंधित है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम है, तो मिताक्षरा। तो देखिए, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। ठीक है, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था। तो वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किसने लिखा था, तो लिखा था मासेनबू फुकुओका ने। ठीक है, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन बुक है जिसको किसने लिखा था, मासेनबू फुकुओका ने। तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो थोड़ा सा आपका नया टाइप का दिखे तो उसको आप लोग जरूर लिखिएगा और 1 से 2 बार आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर से जरूर आपको स्मरण हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन का कौन से हो जाएंगे लेखक, तो मासानबू फुकुओका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं। तो यहाँ पर नीचे आपके सामने 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 6 ऑप्शन में आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन मिस वर्ल्ड जीतने टाइटल जीत चुकी हैं, और उस तरह से जो सो आपको सही कूट का पता करना है। तो देखिए, रीता फारिया जो है सो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड जीता है। ऐश्वर्या राय की बात करेंगे तो ऐश्वर्या राय ने भी आपका मिस वर्ल्ड जीता है। ठीक है, ऐश्वर्या राय ने भी मिस वर्ल्ड आपका जीता है। लारा दत्ता की बात करेंगे तो लारा दत्ता आपकी मिस वर्ल्ड नहीं, ठीक है, मिस यूनिवर्स जीता था लारा दत्ता ने। साथ में युक्ता मुखी की बात करेंगे तो युक्ता मुखी ने भी जीता है आपका मिस वर्ल्ड, डायना हेडे ने भी मिस वर्ल्ड जीता है और प्रियंका चोपड़ा ने भी मिस वर्ल्ड जीता है। तो मतलब 3 को छोड़कर बाकी सभी। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 नहीं, तो इसमें भी 3 है आपका, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड जीतने वाली महिलाएं भारत की तरफ से कौन कौन सी हो जाएंगी, देख लीजिए ऑप्शन से, रीता फारिया जीत चुकी हैं, ऐश्वर्या राय जीत चुकी हैं, युक्ता मुखी जीत चुकी हैं, प्रियंका चोपड़ा और डायना हेडन। बात रही लारा दत्ता की, तो लारा दत्ता जो है सो वह आपकी मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। ठीक है, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। साथ में भारत की तरफ से पहला मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है सो सुष्मिता सेन ने जीता था। ठीक है, पहला मिस वर्ल्ड टाइटल भारत की तरफ से सुष्मिता सेन ने जीता था, और लारा दत्ता ने भी आपका जो है सो क्या मिस यूनिवर्स जीता है। साथ में आप देख लीजिएगा
जैसे अभी हाल ही में जो है सो मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है सो जीता है भारत के तरफ से उर्वशी रौतेला ने, दीवा मिस यूनिवर्स का खिताब उन्होंने जीता था। तो 4th नंबर प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लारा दत्ता को छोड़ के बाकी जितने भी नाम ऊपर में हैं सभी जो है सो मिस वर्ल्ड टाइटल जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ऊपर अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया था, नीचे आपका आ गया कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह आपका संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और पीछे हम लोग पढ़े थे कौन सा, एमी पुरस्कार। तो एमी पुरस्कार आपका टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह भी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर इसको देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बारे में बताना है। पहला कथन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई थी, तो यह सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो इस प्रश्न के लिए राइट कूट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है सो सही है 6 के लिए। देख लीजिए बीएसएफ का आपने स्थापना देख लिया, साथ में और भी जो है सो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एक बार उसका स्थापना देख लीजिए। अगर बात करेंगे आईटीबीपी की, ठीक है, आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का आपका स्थापना हुआ था 1962 में। देखिए क्या हुआ था कि भारत चाइना युद्ध के बाद जो है सो आईटीबीपी का स्थापना किया गया था, कि जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंडो तिब्बत बीमा पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बीमा पुलिस होता है इसका पूरा नाम। और 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद जो है सो इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए, तो भारत और चाइना का जो आपका सीमा है उन सबों पे जो है सो अभी भी जो है सो आईटीबीपी की ही चौकसी होती है। बात रही बीएसएफ की, तो बीएसएफ आपका भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है सो बीएसएफ की नियुक्ति होती है। आईटीबीपी की नियुक्ति जो है सो हमेशा आपका होता है भारत और चाइना के बॉर्डर पे। दूसरा और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे एक बार देख लीजिए सीआईएसएफ के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज। तो यह आपका 1969 में इसका गठन किया गया था और इसका गठन किया गया था आपका जो भी आपकी औद्योगिक चीज़ें हैं देश में या देश के अंदर, उसको लेके जो है सो इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद एक आपका एसएसबी है, तो एसएसबी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो एसएसबी का आपका स्थापना किया गया था 1963 में। इसकी भी स्थापना भारत चाइना युद्ध को से ही प्रेरित होकर की गई थी और इसका जो है सो पहले इसको भी जो है आपका लगाया गया था भारत चाइना बॉर्डर पे एसएसबी को, लेकिन अभी तत्काल में जो है भारत और नेपाल बॉर्डर पे जो है एसएसबी की चौकसी होती है। और देख लेते हैं एक आपका सीआरपीएफ जो कि बहुत पुराना रेजिमेंट है। तो सीआरपीएफ की अगर स्थापना की बात करेंगे तो सीआरपीएफ का स्थापना आपका पूर्ण रूप से देखेंगे तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है। इसका वर्क यह होता है कि देश में कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट को पुलिस की ज़रूरत होती है केंद्रीय बल की, तो वहाँ पर जो है सीआरपी को तैनात किया जाता है, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, भूकंप की स्थिति हो, किसी भी तरह की और भी आपदा आती है या फिर कहीं भी जो है सो आपका हमला होता है या कोई भी आंतरिक जो है सो आपका दंगा होता है, तो उन सबों में जो सबसे पहले आपको सीआरपीएफ को अलर्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या केंद्र का जैसे एक रिजर्व सेना होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका 6 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि किस क्रम में व्यवस्थित करना है, तो घटते हुए क्रम में किसके आधार पर, तो 2011 के साक्षरता दर के आधार पर कुछ राज्य जो है सो दिए गए हैं, तो उसको आधार पे डालना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो है सो घटते क्रम में होगा, पहले मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम के बाद अगर बात करेंगे तो गोवा होगा, गोवा के बाद फिर हिमाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। यही जो है सो आपका घटता हुआ क्रम है, मतलब 3, 1, 4 और 2। तो देख लीजिए कौन सा कूट सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित नहीं है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित बस एक यही नाम यहाँ पे दिख रहा है, बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स जो है सो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और अभी जो है सो वर्तमान में आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं, सॉरी सीईओ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। बाकी देख लीजिए एंड्रयू ग्रॉब हो या टेड टर्नर हो या रूपर्ट मुर्डॉक, ये तीनों जो है सो आपके अमेरिका के मीडिया के क्षेत्र से आने वाले नाम हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित शब्द है यहाँ पर बिल गेट्स। 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सो राइट होगा। नेक्स्ट है एक तरफ आपका जो है सो कुछ देश दिए गए, दूसरी तरफ राजधानियां दिए गए, तो इनको सुमेलित करना है। तो देखिए नाइजीरिया की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो नाइजीरिया का कैपिटल आपका हो जाएगा अबूजा। ठीक है,
नाइजीरिया कैपिटल हो जाएगा अबूजा। लीबिया कैपिटल की बात करें तो लीबिया कैपिटल होगा त्रिपोली। मंगोलिया का कैपिटल होगा उलन बटोर और सीरिया का कैपिटल होगा दमस्क। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से ए के लिए ऑप्शन नंबर 3, तो ए के लिए ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सी जो है सो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा सो राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, तो नाइजीरिया जो कि अफ्रीकन कंट्री, उसका कैपिटल हो जाएगा अबूज। लीबिया का कैपिटल आपका हो जाएगा त्रिपोली। मंगोलिया का कैपिटल होगा उलन बटोर और सीरिया का कैपिटल होगा दमिश्क। तो राइट आंसर होगा 9th के लिए ऑप्शन नंबर सी। कंट्री कैपिटल जरूर याद कीजिएगा। इस हर स्टेट के आपको सीएम और साथ साथ गवर्नर याद होना अत्यंत जरूरी है। हर सेट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अभी तक जो भी सेट आपका चलाया जा रहा है इसमें से बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों के तरफ से, मुझे भी एक प्यार चाहिए आप सबों के तरफ से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, किस चीज़ से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी झील जो है सो वह आपकी कैस्पियन सागर है। ठीक है, और अगर सबसे गहरी झील की बात होगी तो वह आपका बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील, लेक बैकाल। और सबसे यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़ी झील की, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैस्पियन सागर जो है सो आपका एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में जो है सो आपका पड़ता है। एक झील है जो कि आपका जो है सो चारों तरफ से घिरा है किसी देश से। तो वो जो है सो आपका सीमा देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देश से लगती है। तो देख लीजिए कैस्पियन सागर की सीमा आपका लगती है इराक से, फिर आपका लगती है रसिया से, रसिया के बाद बात करेंगे तो अजरबैजान से, उसके बाद आपका कजाकिस्तान से और फिर तुर्कमेनिस्तान से। 4-5 कंट्री आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो इराक, रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यह 5 देश हैं जो कि आपके कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। और इस तरह से जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश, काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश, यह सब पूछा जाता है। तो याद जरूर रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन से देख लीजिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी। 10th के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक तरफ आपका लोक कला दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो इसका सही मेल आपको करना है। तो देखिए रंगोली आपका महाराष्ट्र में किया जाता है, दूसरी तरफ देखेंगे तो साथिया गुजरात में है, गोदना बिहार का है और मथेरना जो है सो आपका राजस्थान में मनाया जाने वाला एक लोक कला है। ठीक है, तो देखिए गोदना जो है सो स्पेशली बिहार से है, इसके बारे में मुझे नॉलेज है, बता देते हैं कि गोदना जो है एक तरह का जो अभी आपका समझिए कि नया में इसका नाम दे दिया गया टैटू। ठीक है, जो चीज़ टैटू है वही चीज़ को भारत में आज से 5-6 दशक पहले या 3 दशक पहले जो है सो गोदना का नाम दिया जाता था। अभी भी बिहार में जो है सो अगर गांव में जाइएगा तो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे तो उनके हाथों पे अभी भी जो है सो एक तरह का आप देख सकते हैं तो टैटू बनाया गया था। आज के डेट में यंगस्टर्स उसको टैटू का नाम दे चुके हैं। तो यही चीज़ है गोदना। रंगोली के बारे में आप सबों को पता ही है, साथिया एक तरह का डांस फॉर्म होता है। मथेरना के बारे में कुछ मुझे जो है सो आइडिया नहीं, अगर किन्हीं को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से कूट देख लेते हैं। कूट आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही कूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोरिया का विभाजन किस समानांतर रेखा द्वारा किया गया था। देखिए तो कोरिया, कौन से कोरिया की बात हो रही है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विभाजन है वह आपका किया गया है 38वीं समानांतर रेखा से। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा से उत्तर और दक्षिण कोरिया को जो सो अलग किया गया है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है 49वां। ठीक है, 49th पैरेलल लाइन या 49वां समानांतर रेखा। तो यह जो 49वां समानांतर रेखा है यह आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करती है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करती है। और क्वेश्चन में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में बात की गई है। तो यह आपका 38वीं समानांतर रेखा से जो है सो इसका विभाजन होता है। तो प्रश्न से 12th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है भारतीय नौसेना में, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका आईएनएस विक्रमादित्य। अगर आईएनएस की फुल फॉर्म देखेंगे, आईएनएस वर्ड हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता तो देख लीजिए। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप होता है इसका फुल फॉर्म आईएनएस का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाने वाला पुरस्कार है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे, ठीक है, कौन थे, विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। और ईयर की बात करेंगे तो इनको 1958 में जो है सो यह पुरस्कार दिया गया था। रमन मैग्सेसे की शुरुआत जो है सो 1957 में हुई थी। तो इस तरह से प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। इंदिरा गांधी को के बारे में पता ही होगा, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस, ठीक है, पहली महिला आईपीएस। और अभी जो है सो किरण बेदी आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है किस यूनियन टेरिटरी की, तो पौंडीचेरी की, ठीक है, पौंडीचेरी की आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। टीएन शेषन के बारे में देख लेंगे तो टीएन शेषन आपके पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, पूर्व चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में मतलब जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है उसको ऊपर रखना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए देख लीजिए आपका सबसे पहले तो बिहार, पता ही है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। बिहार के बाद अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा केरल, ठीक है, बिहार के बाद कौन सा हो जाएगा, तो बिहार के बाद आपका हो जाएगा, सॉरी, बिहार के बाद आपका होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका केरल आता है, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी था, पश्चिम बंगाल के बाद केरल और केरल के बाद यूपी, ठीक है, यूपी दिए गए ऑप्शन में यूपी का जनसंख्या घनत्व जो है सो आपका सबसे कम है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पहले बिहार फिर पश्चिम बंगाल फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। कौन से क्रम में है, तो घटते हुए क्रम, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है सो माना जाता है आपका जोहरा सहगल को, ठीक है, जोहरा सहगल को बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी को बोला जाता है, दादा भाई नेहरू जी को। तो इस तरह से प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है दीपा करमारकर किस खेल से जुड़ी हैं। तो दीपा करमारकर जो है पीछे भी बताया था कि जिम्नास्टिक से, ठीक है, दीपा करमारकर आपकी जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने अभी तक चांद की सैर की है। तो अभी तक कुल 12 यात्रियों ने, ठीक है, अभी तक कुल 12 यात्रियों ने चांद की सैर की है। और सबसे पहले चांद पे कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, कब, तो 1969 में, ठीक है, 1969 में चांद पे कदम रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर आपके एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट प्रैक्टिस सेट का कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रम साराभाई जो है सो अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में काफ़ी इनका योगदान रहा था, एक तरह से इन्हीं को जो है सो संस्थापक कहा जाता है इसरो का। और इसरो की अगर स्थापना की बात करें तो 1969 में इसरो का स्थापना किया गया था और तत्कालीन बेंगलुरु में जो है सो इसका मुख्यालय है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से जो फ्रेंड्स आपका सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इस सेट में बढ़ने से पहले दोस्तों फिर से वही आग्रह रहेगा, वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 जो है सो देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका SAFTA, ठीक है, SAFTA का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए SAFTA का पूर्ण रूप होता है आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। देखिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और ये जो ग्रुप है आपका SAFTA, यह ग्रुप एक तरह समझिए कि सार्क ग्रुप का ही एक विंग है, ठीक है, सार्क ग्रुप जो कि आपको पता होगा कि कुछ आपके
साउथ एशियन नेशन है उनके ग्रुप है। जैसे उसमें कौन कौन से देश आते हैं सार्क समूह में, तो आपका अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो सारे आपके 8 देश हैं तो यही आपके सार्क समूह में आते हैं। और सार्क समूह की अगर आपकी बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल के काठमांडू में है। तो उसी से का जुड़ा हुआ एक विंग है आपका SAFTA। इसका पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन जो कंट्री है जिनका यूनियन है उसी के फ्री ट्रेड एरिया के बारे में जो है सो इसका ग्रुप बनाया गया है। तो साफ्टा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो म्यांमार की राजधानी देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई, यहाँ नई पियाडा लिखा गया है लेकिन ऐसे नई पैदाब या नई पियाडा जो भी हो, म्यांमार की राजधानी यही है, नई पियाडावा। और म्यांमार की अगर पहले के नाम की बात करेंगे तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जो कि पीछे के सेट में बताया गया था, और उसका कैपिटल रंगून हुआ करता था। बाकी आप लोग देख लीजिए तीनों जो ऑप्शन है, मुलमीन है, यानगोन है या मांडले, ये तीनों भी आपके म्यांमार के ही शहर हैं। और ऑप्शन से अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी आपका ऑप्शन नंबर बी न्याययडा हो जाएगा। ठीक है, न्याययडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात करेंगे तो कालिदास सम्मान आपका दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, रूपंकर कला के लिए और प्रदर्शनी कला। ठीक है, आदिवासी कला के लिए नहीं दिया जाता है, लोक कला के लिए भी नहीं दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान जो है सो दिया जाता है आपका शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला, प्रदर्शनी कला। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास सम्मान आदिवासी कला और लोक कला को छोड़कर बाकी जो भी ऑप्शन ऊपर में है सबों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपका 2 सूची दी गई है, एक तरफ आपके कुछ नाम है और दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए क्षेत्र दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है। उनका मिलान करना। देखिए तो पंडित दुर्गालाल, ठीक है, तो पंडित दुर्गालाल की बात करेंगे तो पंडित दुर्गालाल आपके नृत्य के क्षेत्र से हैं। दूसरा है आपके लाल गुडी जयरामन, तो लाल गुडी जयरामन आपके वाद्य संगीत के क्षेत्र से आते हैं। तीसरे हैं आपके बाल मुरली कृष्ण, तो बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत और अमृता शेरगिल चित्रकला, बहुत बड़ा नाम भी आपका अमृता शेरगिल चित्रकला के क्षेत्र में। तो इस तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए के 2। तो ए का 2 आपका 2 ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर ए जो है सो 4th के लिए राइट आंसर होगा। 4th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैतून की पत्तियां। ठीक है, ओलिव लीफ, ठीक है, ओलिव लीफ या जैतून की पत्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगी, जैतून की पत्तियां। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन का 1945 में किया गया था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। और दूसरे विश्व युद्ध की अगर बात करेंगे तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 में तक किया गया था, हुआ था। और वही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति जो है सो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा तो उसको मिल बैठ के जो है सो हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया और जैतून की पत्तियों को उसका प्रतीक चिन्ह रखा गया। और जैतून की पत्तियों का प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है कि शांति। ठीक है, शांति का जो है सो वह प्रतीक होता है जैतून की पत्तियां। तो इसीलिए जो है आपका युद्ध की समाप्ति के बाद एक संगठन का स्थापना हुआ, तो इससे प्रेरित होकर जो है सो जैतून की पत्तियों को जो है सो प्रतीक बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि पंडित जसराज गायक थे। तो देखिए पंडित जसराज की बात करेंगे तो पंडित जसराज आपके शास्त्रीय गायक हो जाएंगे। पंडित जसराज कौन थे, तो यह आपके एक शास्त्रीय गायक हैं। तो इस तरह से प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपको पता भी होगा, साइलेंट वैली आपका किस राज्य में पड़ता है, तो यह आपका केरल में पड़ता है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट भी आपका केरल राज्य में से संबंधित है। ठीक है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो 7th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व के
किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात होगी तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम होगा? तो मार्मा स्टेला इजाबेल। ठीक है, मार्मा स्टेला इजाबेल जो है सो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है और यह आपकी अर्जेंटीना की, ठीक है, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक है, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति के साथ साथ विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं किसी भी देश की। साथ में अगर बात करेंगे विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की तो वह आपकी श्रीलंका की हो जाएंगी श्रीमती एस भंडारनाइके। ठीक है, श्रीमती एस भंडारनाइके हो जाएंगी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी देश की। और किस देश की हो जाएंगी? तो वह आपकी श्रीलंका की होंगी। और प्रश्न में पूछा गया देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देश की नहीं, विश्व की के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे तो मार्मा स्टेला इजाबेल। और इस तरह का प्रश्न जो है सो आपको पूछा भी जाता है देश या विश्व में प्रथम आने वाली चीज़ों का के बारे में जो कई बार प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। किस देश से संबंधित हैं? तो अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति के साथ साथ विश्व की भी पहली महिला राष्ट्रपति थी किसी भी देश की। साथ में अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात करेंगे तो यह आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अस्त्र मिसाइल सिस्टम है। तो अस्त्र मिसाइल सिस्टम जो है सो एक प्रकार का हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल जो है सो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। तो भारत द्वारा जो स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी है वह किस देश में जो है सो इसके उत्पादन हेतु समझौता किया गया है? तो इसके उत्पादन हेतु जो है सो आपका फ्रांस से समझौता किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए G77 संगठन के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? तो G77 संगठन का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की ताइयुआन किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? ठीक है, किसकी बात हो रही? ताइयुआन। तो ताइयुआन जो है सो आपका चाइना का उपग्रह लॉन्च सेंटर है। ठीक है, चाइना का जो है सो उपग्रह लॉन्च सेंटर है। क्या नाम है? ताइयुआन। याद करना काफ़ी आसान है, ताइवान पे मत फिसलिएगा आप लोग। देखिए अगर चाइना की करेंसी की बात करेंगे तो चाइना का करेंसी आपका होता है युआन। ठीक है, चाइना का करेंसी होता है युआन। तो वहाँ से इसको रिलेट कर दीजिए कि ताइयुआन किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? तो चाइना का उपग्रह लॉन्च सेंटर है। क्या नाम है? तो ताइयुआन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, पीछे क्वेश्चन था आपका घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में, यहाँ पर जो है सो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। मतलब कि जो सबसे कम घनत्व जिसका होगा उसको पहले आपको डालना है। तो आपको देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य भी है। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मिजोरम होगा, मिजोरम के बाद जो है सो आपका सिक्किम होगा और सबसे जो है सो आपका नागालैंड होगा लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में जो है सो आपका नागालैंड होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस प्रश्न के लिए राइट कूट होगा ऑप्शन नंबर सी, जनघनत्व के बढ़ते हुए क्रम में देखना है। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनसंख्या घनत्व जो है सो सबसे अधिक किस राज्य में, तो सबसे अधिक बिहार में और सबसे कम जनघनत्व जो है सो अरुणाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कुनैन के अलावा कौन सा ऐसा औषधीय पेड़ है जो कि मलेरिया के उपचार में उसका प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है सो आपका आर्टीथर। ठीक है, क्या पेड़ का नाम है? तो आर्टीथर जो है सो उस पेड़ का नाम है जो कि आपका मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? तो धान और जूट जो है सो किस जलवायु की फसलें हो जाएंगी? तो यह आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल हो जाएगी आपकी धान एवं जूट। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक संगीत का कौन सा जो है सो एक राग हो जाएगा? तो सिंधु भैरवी। ठीक है, कौन? सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी क्या है? कर्नाटक संगीत का एक राग हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो सिंधु भैरवी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 थे कि शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है। तो देखिए शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध आपका गोल्फ से है। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया जो है सो एक गोल्फर है। पीछे भी आप लोगों ने देखा था जी, मिल्खा सिंह, ज्योति सिंह रंधावा और भी एक दो नाम आपको देखने को मिले थे जो कि आपके गोल्फ के क्षेत्र से आते हैं। तो जो भी आपके खेल हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों या फिर चर्चित खिलाड़ी जिनको कि अभी हाल फिलहाल में जो सो किसी भी सम्मान से सम्मानित किया गया है या किन्हीं का भी निधन वगैरह हुआ है, तो वो सब नाम आप लोग जरूर जो है सो याद रखिएगा। तो शिवशंकर प्रसाद चौरसिया किस खेल से संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित है, भारतीय गोल्फर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति था। तो कौन था मंगल ऑर्बिटर मिशन के कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति, तो उनका नाम था आपका के राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे, के राधाकृष्णन। मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इनका योगदान रहा था के राधाकृष्णन जी का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि लॉन फॉक्स डांसिंग, ठीक है, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटो बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यह पुस्तक जो है सो आपकी रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के जीवन पर आधारित पुस्तक है। क्या नाम है, तो लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है और उनकी जीवनी पे आधारित है। तो 19 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर जीते हैं। तो अधिकतम ऑस्कर जीतने वाला देश विदेशी फिल्मों की श्रेणी में हो जाएगा आपका इटली। ठीक है, इटली वह देश है जिन्होंने ऑस्कर में सबसे अधिक अवार्ड जीते हैं विदेशी फिल्मों की श्रेणी में। तो इस तरह से जो है सो आपका सेट नंबर 24 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का 25 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं लज्जा। ठीक है, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है। तो लज्जा पुस्तक की अगर लेखिका की बात करेंगे तो लज्जा पुस्तक की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन जो है सो लज्जा पुस्तक की लेखिका हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है। तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु जो हो जाएंगे यह आपके हो जाएंगे ध्रुपद गायक। ठीक है, ध्रुपद गायक हो जाएंगे कौन, तो उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेचा बंधु ध्रुपद गायक हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक तरफ आपका जो है सो कुछ नाम दिए गए हैं, दूसरी सूची में जो है आपके कुछ उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है, तो उनका सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं आपका महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे तो महात्मा गांधी ने जो आपका इनमें से कौन सा बुक लिखा था, तो हिंद स्वराज। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। राम मनोहर लोहिया के बारे में देखेंगे तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और मौलाना अबुल कलाम तो इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इस तरह से जो आपका सही मिलान हो जाएगा। तो और देखिएगा कूट से, तो सही कूट आप सबों के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के लिए राइट कूट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लीजिए, तो महात्मा गांधी की रचना क्या हो जाएगी, हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आपका लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। सुरक्षा क्या नाम है, तो जननी सुरक्षा योजना एक केंद्रीय योजना था और इसका मुख्य उद्देश्य था आपका संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो राइट आंसर होगा। किसको प्रोत्साहित करना था, तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना जो है सो इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या नाम था, जननी सुरक्षा योजना एक केंद्रीय योजना चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की एडमिरल गोर्सकोव कौन है। ठीक है, एडमिरल गोर्सकोव क्या है, तो देखिए एडमिरल गोर्सकोव की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। ठीक है, नौसेना का विमान वाहक जहाज है। क्या नाम है, तो एडमिरल गोर्सकोव। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, किस देश में है। ठीक है, तो क्या नाम है, गोल्डन त्रिभुज। तो किस देश में जो है सो गोल्डन त्रिभुज है, तो थाईलैंड में भी है, म्यांमार में भी, लाओस में भी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों देश में। देखिए गोल्डन त्रिभुज देश जो है वह आपका
तीनों देश के साथ सीमा साझा करता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ठीक है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार तीनों से जो है सो इसकी सीमा लगती है गोल्डन त्रिभुज का। और किस चीज़ के लिए यह विश्वविख्यात है, तो यह जो है सो क्षेत्र आपके मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए, ठीक है, मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए जो है सो विश्वविख्यात क्षेत्र है। किसके साथ सीमा साझा होता है, तो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के साथ जो है सो इसकी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था। फिल्म का क्या नाम है, गांधी फिल्म। तो गांधी फिल्म का निर्माण किया था रिचर्ड एटनबरो ने, ठीक है। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था, रिचर्ड एटनबरो ने। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, ठीक है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। पीछे भी जो है सो यह क्वेश्चन आपको दिखा था, अगर पीछे के प्रैक्टिस सेट को आपने देखा होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड जो है सो अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, रचना है। क्या नाम है, तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, नीचे कुछ कथन दिया गया है। पहला आपका कथन है कि पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 से प्रारंभ किया गया था। तो सही है, पीछे भी मैंने बताया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 से दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका कि पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मान पात्र दिया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या दिया जाता है पुरस्कार में, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मानपत्र दिया जाता है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा है कि पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षु को दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार में आपके 2-3 प्रशिक्षु को भी दिया जा सकता है, तो यही जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा और इस संदर्भ में जो है सो यह गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है कि पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है, तो यह जो है यह भी आपका सही है। एक चीज़ और देख लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया और वर्तमान में भी भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे, तो रमेश निशंक पोखरियाल। कौन है, तो यह आपके उत्तराखंड के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, ठीक है। और क्या नाम है, तो रमेश निशंक पोखरियाल भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सो गलत है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ एक साल में एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। एक साल में आपका 2-3-4 व्यक्तियों को भी मिल सकता है। बाकी की जो चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कुछ जन्म तिथियां हैं और उनसे संबंधित दिवस हैं, देख लेते हैं क्या है। तो पहला है आपका 2 जनवरी। तो 2 जनवरी के बारे में देखेंगे तो 2 जनवरी आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस, यह सही है आपका। दूसरा है 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, यह भी सही है। नेक्स्ट है 25 जनवरी, तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो यहाँ पर जो है सो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो क्या है, सभी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की भारत की गिनती जनांकिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि, ठीक है। देखिए जनांकिकी लाभांश की बात करेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका आंसर देख लीजिए। जनांकिकी लाभांश क्या है कि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, ठीक है। यहाँ 15 से 64 वर्ष वाले आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो क्या होता है, यह जनांकी लाभांश है। देखिए जनांकी लाभांश के बारे में देखेंगे तो जनांकी लाभांश जो है सो आपका एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है। देखिए क्या होता है, जनांकी लाभांश होता है कि जैसे हर देश में जो है सो आपका देखा जाता है जनसंख्या के आधार पर कि कितने लोग जो है सो आपका जो है सो इनकम कर रहे हैं, ठीक है। उस आधार पर जनांकी लाभांश का विभाजन किया जाता है। जैसे अगर भारत में देखेंगे तो आपके जो भी महिलाएं हैं तो वो आपके एक ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा टीम है जो कि आपका उनका जो है सो कुछ अपना पर्सनल इनकम नहीं है, तो जिस वजह से क्या होता है कि उनके भी पॉपुलेशन को आपके जो लोग जो है सो आपका वर्क कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो उन पे जोड़ के जो क्या होता है कि आपका
एवरेज निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जनांकी लाभांश अगर देखेंगे तो भारत का तो काफ़ी कम जाता है। अगर फॉरेन की बात करेंगे तो वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों जो है वर्क करती हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि उनकी इनकम ज़्यादा है तो जनांकी लाभांश भी ज़्यादा होता है। वर्ड से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि जनांकी आपका मतलब जनसंख्या और लाभांश मतलब लाभ, तो यहाँ से भी थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो कुछ आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, और इस यही पूछा गया था कि जनांकी लाभांश का क्या कारण है। तो देखिए 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, ठीक है, तो 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या अधिक है, तो जो महिलाएं हैं वह वर्क नहीं कर पाती हैं इनके बीच की। और ऐसे भी भारत में जो सभी उतना जो है सभी गांव वाले क्षेत्र में जाएंगे तो अभी महिलाएं जो है सो वर्क की तरफ उनका जो है सो अभी ध्यान नहीं है। अब इसके पीछे जो भी आपका लिटरेसी रेट का नीचे होना रीजन हो या जो भी हो, ज़्यादातर इसका नीचे जो है लिटरेसी रेट जो नीचे है उसी वजह से जो है सो आपका इस तरह की समस्याएं को देखने को मिलती है। खास करके आपके नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे तो साउथ इंडिया में कुछ तरह से अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो जनांकी लाभांश में आपका साउथ इंडिया सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो यह जो है सो आपका होता है भारत और रूस के बीच में, ठीक है, भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र युद्धाभ्यास। काफ़ी आसान है याद करना, क्या नाम है, इंद्र, INDRA। देखिए IND से आपका होता है इंडिया और RA से होता है रसिया, ठीक है, या रूस, तो रसिया या रूस एक ही बात हुआ। तो इंद्र अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और रूस के बीच में, IND से इंडिया और RA रसिया। तो इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है, भारत और रूस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात होगी तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इनको जो है सो राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और इनसे समर्पित जो है सो आपका उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क भी बनाया गया, राजा जी नेशनल पार्क करके क्वेश्चन भी आता है। तो राजा जी नेशनल पार्क इन्हीं को जो है सो आपको समर्पित करके बनाया गया है। और जो है सो किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में आपका है राजा जी नेशनल पार्क। प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न में पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर इसी के साथ लग जाए कि प्रथम भारतीय महाराज्यपाल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अगर DRDO की स्थापना की बात करेंगे तो DRDO का आपका स्थापना हुआ था 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय सेना या फिर आपके भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और सैनिक बल होते हैं उन सबों के लिए जो है सो आपका उपकरण तैयार करना इनका जो है सो काम होता है DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो G सतीश रेड्डी, ठीक है, G सतीश रेड्डी वर्तमान में जो है सो DRDO के अध्यक्ष हैं, G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए मुखौटा नृत्य या फिर आपका युद्ध नृत्य ये सब जो है सो आपका किस राज्य का नृत्य है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। और भारत की सबसे पूर्वी राज्यों में से एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। और पूछा गया प्रश्न में मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा मुखौटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है। देखिए तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान समुद्र तल से कहीं की भी ऊंचाई जो है सो आपकी समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो वही प्रश्न हुआ, घुमा दिया गया थोड़ा सा प्रश्न को, तो यही सब चीज़ आपको थोड़ा सा बारीकियों से देखना पड़ेगा। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, वह जो है सो आपका भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था स्नाइप्स को भारतीय खेल प्राधिकरण साइन में कब शामिल किया गया,
ठीक है, कब शामिल किया गया था? तो इसको जो है सो आपको शामिल किया गया 1987 में। ठीक है, 1987 में। साई क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पूछा गया कि स्नाइप्स को कब जो है सो एसीआई में शामिल कर दिया गया? तो 1987 में जो सो गोवा को पूर्ण रूप का दर्जा भी मिला था। ठीक है, गोवा को पूर्ण रूप का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1987 में। और गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से? तो 1961 में। नेक्स्ट है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? ठीक है, केरल में जो थुम्बा है क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रसिद्ध है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, थुम्बा में क्या है? यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो 18th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थुम्बा क्यों प्रसिद्ध है? तो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए। क्या नाम है उस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का? तो थुम्बा इक्विलेटरल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या नाम है? थुम्बा इक्विलेटरल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि केरल में है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों प्रसिद्ध है थुम्बा? तो एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केरल के थुम्बा में जो रॉकेट स्टेशन उसका क्या नाम है? तो नाम हो जाएगा उसका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। देखिए, इस तरह का कोई भी बुक हो जिसके लास्ट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिखे तो ज़्यादातर उसका चांस रखिए कि चेतन भगत ही उसके लेखक हैं। जैसे देख लीजिए वन इंडियन गर्ल, आपके बाद उसके बाद देख लेते हैं जैसे टू स्टेट्स है, उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड है। इस सब तरह का जो भी आपका दिखे तो उन सबों के पुस्तक के लेखक आपके चेतन भगत ज़्यादातर हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे चेतन भगत के बाकी जो भी बुक हैं पूछा जाता है खास करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो शिव अय्यादुरई जो है से वह आपके ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। ईमेल के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो शिव अय्यादुरई, नाम याद रखना है। ठीक है, ईमेल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? शिव अय्यादुरई। इस सेट का जो है सो सेट नंबर 25 का लास्ट नंबर क्वेश्चन था। बाकी देख लीजिए इंटरनेट के बारे में सबों को पता ही होगा। और कीबोर्ड देख लीजिए, माउस, तो कीबोर्ड और माउस दोनों जो है सो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है। कीबोर्ड और माउस दोनों ही जो है सो आपका क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 25 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम लोग सेट नंबर 26। तो सेट नंबर 26 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य नारा क्या था? तो 15वीं जनगणना 2011 जो है उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो उसका आदर्श वाक्य हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी की बात करेंगे तो भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी हो जाएगा INS अरिहंत। ठीक है, इंडियन नेवी शिप अरिहंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही अगर 22 मार्च के बारे में देखेंगे तो 22 मार्च को जो है सो आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। एक महीने बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, फिर एक महीने बाद आपका 22 मई को जो है सो विश्व जैव विविधता दिवस। तीनों को जो है सो आप लोग क्रम में याद कीजिएगा, आसानी से एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है सो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार पीछे भी आया था कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है सो आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। साइंस और टेक के क्षेत्र में जो है सो आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है सो आपका यूनेस्को के द्वारा जो है सो दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। साथ में जो है सो आपका उड़ीसा सरकार का भी इसमें योगदान है। और शुरुआत जो है सो इसका यूनाइटेड नेशन की अनुशंसा पे जो है सो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के द्वारा जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी कलिंग पुरस्कार की। किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई 1966 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यह जो दूरी होती है यह आपका होता है 4 फीट की। ठीक है, कितनी दूरी होती है, 4 फीट की यह दूरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक तरफ आपके कुछ राज्य दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जनसंख्या घनत्व दिए गए हैं, तो उनको देखना है। तो देख लीजिए केरल के बारे में। तो देखिए केरल का जो है सो जनसंख्या घनत्व आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 860। ठीक है, केरल का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 860 व्यक्ति। दूसरा है आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा देखते हैं पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का देख लेंगे तो पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा 1029 और उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 828। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से अगर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है उसको देखना है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, तो यह कथन जो है सो आपका सत्य है। दूसरा देखते हैं भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, यह भी सही है। तीसरा है रक्षा गाड़ी कारखाना डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश में, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, तो यह जो है सो आपका बीकानेर जो है सो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, यह आपका अविका नगर राजस्थान में है, बीकानेर नहीं अविका नगर, अविका नगर, अविका नगर राजस्थान में है। क्या है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान। तो प्रश्न से यह ऑप्शन ही आपका राइट होगा। कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान बीकानेर राजस्थान में नहीं है। कहाँ पर है, तो अविका नगर राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है, सोज ए वतन। तो सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो प्रेमचंद। ठीक है, सोजे वतन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद, सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सो सही है, तो आइए देखते हैं। पहला कथन है आपका कि सार बम TSAR बम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम है जो कि 50 मेगावाट वोल्ट का था, तो यह भी आपका सही है। दूसरा है इसे 30 अक्टूबर 1961 को प्रशिक्षण किया गया था, तो यह भी आपका जो है सो सही है। तो इस तरह से जो है सो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके। काफ़ी जो है सो आप सबों से जो है सो आशा है, आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके जो भी स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हों या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का जो ज्वाला वृत्त वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सा आपका जो है सो निम्न में से दिया गया ज्वालामुखी आता है, तो वो जो है सो आपका फ्यूजीनामा। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो 11th का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्यूजियामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके देश दिए गए हैं और उनके राष्ट्रीय खेल दिए गए, तो उनका मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो बेसबॉल हो जाएगा। स्पेन का सांडो की लड़ाई बुल फाइटिंग, और जापान की बात करेंगे तो जापान का जूडो। तो ए के लिए 3rd ऑप्शन, बी के लिए 4th, तो ए के लिए 3rd, बी के लिए 4th। तो राइट आंसर इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12th के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट काफ़ी बार पूछा भी जाता है, देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल जो कि आपका पूछा गया था NTPC 2016 में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो बेसबॉल। स्पेन की बात करेंगे तो सांडो की लड़ाई हो जाएगा, और जापान के जूडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है सो आपका देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। तो देखिए उबेर कप जो है सो आपका महिला बैडमिंटन के लिए, उबेर कप जो है सो आपका महिला बैडमिंटन के लिए। देखिए
महिलाओं का जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है उसमें जीतने वाले को उबेर कप दिया जाता है। ठीक है, उबेर कप के नाम से जाना जाता है। महिला मतलब वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है बैडमिंटन का, उबेर कप के नाम से जाना जाता है। और पुरुष बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप होता है उसको थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थॉमस कप के नाम से जाना जाने वाला कप कौन सा है? तो पुरुष बैडमिंटन का वर्ल्ड कप, और उबेर कप जो होगा वह आपका महिला बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? ठीक है, कौन सा द्वीप? तो डियागो गार्सिया। तो देखिए डियागो गार्सिया द्वीप जो है यह आपका हिंद महासागर में पड़ने वाला एक द्वीप है। हिंद महासागर में आने वाला द्वीप है, क्या नाम है? तो डियागो गार्सिया द्वीप। टोटल जो है सो आपके 5 महाद्वीप है पृथ्वी पे, सबों को पता ही होगा। सबसे बड़े से छोटे के क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद होगा आपका अटलांटिक महासागर। तीसरे में आपका आता है हिंद महासागर। चौथे में आपका है आपका अंटार्कटिक महासागर, या आपको उसको साउदर्न महासागर भी बोला जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे छोटा होगा आपका आर्कटिक महासागर, जो कि आपका नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, एक बार मतलब जिसमें प्रोग्राम राइट हो गया तो उसको फिर से जो है सो उसमें नहीं जो है सो आपको कोई भी किसी तरह का उसमें जो है सो आपका प्रोग्राम फिर से एंट्री किया जा सकता है। तो वह किसके साथ होता है? तो वह आपका होता है EEPROM के साथ। ठीक है, EEPROM क्या होता है? तो देखिए देख लेते हैं। EEPROM जो होता है, एक बार अगर आप इस रोम में प्रोग्राम कर देते हैं तो उसके बाद जो है सो आपका कोई भी प्रोग्राम इसमें ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर आप EEPROM को दोबारा जो है सो यूज में नहीं ला पाते हैं। यह जो है सो आपका यूज एंड थ्रो टाइप का समझिए तो एक आइटम होता है। ठीक है, रैम और रोम जो होता है दोनों में एक बार डिफरेंस देख लीजिए। तो रैम जो होता है वह आपका एक तरह का टेम्परेरी मेमोरी होता है, और रोम जो होता है वह आपका परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, रैम और रोम में यही बेसिक एक डिफरेंस होता है। और अगर देख लेते हैं EEPROM के बारे में, तो EEPROM का अगर फुल फॉर्म ही वही होता है जो आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। EEPROM का होता है कि इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम होता है, और रीड ओनली मेमोरी मतलब एक बार ही रीड किया जा सकता है प्रोग्राम को। तो फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रैम। रैम सबों को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और EEPROM, तो देखिए EEP जो रोम होता है EEPROM, इसमें जो है सो आपको जो है सो प्रोग्राम को 2 से 3 बार भी आप जो है सो इसमें जो है सो ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको आप इरेज करके फिर से इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म ही वही होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चारों जो है सो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 थे कि रुपए 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? यह आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। 2000 में भारतीय नोट जो है 2000 का, उस पर मंगलयान किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह जो है सो आपका दर्शाता है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है सो भारत का पहला उद्गम को दर्शाता है मंगलयान। किस चीज़ पे छपा है? तो 2000 के नोट पे छपा हुआ। क्या दर्शाता है मंगलयान? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है सो यह आपका ग्रेनाइट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है सो आपका ग्रेनाइट मंदिर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, ग्रेनाइट मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और विश्व की एकमात्र, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अगर देखेंगे तो विश्व की एकमात्र, ठीक है, विश्व की पहली और एकमात्र कह सकते हैं कि विश्व की पहली और एकमात्र जो है सो मंदिर है जो कि पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो आपका तंजौर में है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और इसके निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण किया था राजराज चोल ने। ठीक है, राजराज चोल ने इसका निर्माण किया था, इसीलिए जो है इसका नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है।
ठीक है। राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। तो सारा पॉइंट जो भी मैंने बताया सारा इंपॉर्टेंट है, सबों को ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है सो यह आपका विश्व की पहली और एकमात्र मंदिर है जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बनाई गई है। साथ में यह जो है सो आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण जो है सो राजराज चोल ने करवाया था, और इस मंदिर को राजराज चोल ने निर्माण करवाया, उसी लिए जो है सो एक तरह से समझिए तो राजराजेश्वर मंदिर भी इस मंदिर को बोला जाता है, और पूर्ण रूप से जो है सो यह ग्रेनाइट से बनाया जाने वाला मंदिर है। तो 18th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट आंसर होगा 18th नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19th की, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, अफगानिस्तान में जो राजनीतिक प्रणाली है उसको जाना जाता है अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम करने वाला शहर है रेकजाविक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रेकजाविक। अगर रेकजाविक के बारे में देख लेंगे तो यह आपका आइसलैंड का, ठीक है, आइसलैंड का सबसे बड़ा सिटी के साथ साथ आइसलैंड का कैपिटल सिटी भी है रेकजाविक। ठीक है, रेकजाविक। और प्रश्न क्या था कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो आइसलैंड का कैपिटल रेकजाविक जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 26 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है सो आप सबों के लिए जो है सो बेकार नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये बात समझिएगा कि जो है सो आपका इजी क्वेश्चन है, हो सकता है कि वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण आपका 1-2 नंबर छूट जाए, तो काफ़ी जो है सो आपको बुरा लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का। पहला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है तो यह आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। ठीक है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। दूसरा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक जो है वह आपका क्या हो जाएगा? हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। ठीक है, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक। और पीछे जो देखे थे ओलिव की पत्तियां भी साथ में जो है इसकी प्रतीक चिन्ह में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विमान सेवा है एक तरफ, दूसरे तरफ देश है। ठीक है, एक तरफ विमान सेवा और दूसरी तरफ देश है। तो देखिए आपका है लुफ्थहासा। तो लुफ्थहासा जो है सो आपकी जर्मनी की विमान सेवा है। दूसरा है इबीरिया, तो इबीरिया आपका स्पेन की विमान सेवा है। गरुड़ की बात करेंगे तो गरुड़ आपका इंडोनेशिया की विमान सेवा है। और जाट की बात करेंगे तो जाट आपका यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया की आपकी विमान सेवा है। ठीक है, यूगोस्लाविया की विमान सेवा है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पिनाक क्या है? ठीक, क्या है? पिनाक क्या है? तो पिनाक जो है सो यह आपका एक तरह का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। ठीक है, पिनाक क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा पिनाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा, पहले कथन को देख लेते हैं। तो पहला कथन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। तो यह ऑप्शन जो है सो यह आपका राइट है। दूसरा है कि WCO, ठीक है, WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाना था। तो यह भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 5th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के अगर लेखक की बात करेंगे तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो मनमोहन सिंह जी ने लिखा है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा हुआ एक बुक का नाम हमेशा याद रखना है, एग्जाम वॉरियर।
ठीक है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र भाई मोदी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, ठीक है, विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? किस चीज़ के लिए? तो भारत का वर्णन करने के लिए एक शब्दावली दिया था। क्या था शब्दावली? तो विविधता में एकता, ठीक है, विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का निर्माण किया था शब्दावली का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुछ युग्म है उसके बारे में देख लीजिए। तो पहला है राग हिंडोली। तो राग हिंडोली क्या है? तो यह मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है, तो यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है राग मेघ, तो यह वर्षा ऋतु का राग है, यह भी सही है। तीसरा है राग दीपक, तो राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो 8th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, ठीक है, क्या है कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। यह किसने कहा था? तो यह कथन है बराक ओबामा का, ठीक है, किसका कथन है? तो बराक ओबामा का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है कि भारत रत्न नहीं मिला है किनको। तो चारों ऑप्शन तो आपके भारत के चारों प्रधानमंत्री ही थे। तो आइए देख लेते हैं। तो आपका जो है सो पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई, तो इनको जो है सो भारत रत्न मिल चुका है। दूसरे हैं आपके गुलजारी लाल नंदा, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपके राजीव गांधी, तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चौथे हैं मनमोहन सिंह, जिनको जो है सो अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं किनको कब मिला। तो देखिए मोरारजी देसाई और राजीव गांधी, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि 1991 में मोरारजी देसाई और राजीव गांधी को 1951 में भारत रत्न मिला था। साथ में अगर गुलजारी लाल नंदा की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 में, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की ऑस्ट्रेलियन समूह संबंधित है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया समूह किससे संबंधित है? तो यह जो समूह आपका संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार से, ठीक है, रासायनिक एवं जैविक हथियार से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया समूह। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की प्रतिवर्ष खेले जाने वाली चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो आपका चारों होता है टेनिस प्रतिस्पर्धा, उसमें से पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है सो आपका होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो सो सबसे पहले आपका किया जाता है, करवाया जाता है। तो देख लेते हैं चारों ग्रैंड स्लैम का आपका जो है सो इसकी मतलब कि कब कब जो है सो यह होता है और उसके क्रम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद जाएंगे तो विमल्डन, और सबसे लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। तो इस श्रृंखला को हमेशा याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे तो सबसे पहले ए आता है तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका एफ आता है 6 नंबर पे तो फ्रेंच हो जाएगा। फिर आपका पहले यूएस में यूएस आता है, लेकिन आपका यहाँ पर विमल्डन पहले होता है, ठीक है, विमल्डन और लास्ट में यूएस। तो थोड़ा सा इसको रिलेट कर लिया कि यह एक वर्ड है और यूएस में आपका 2 वर्ड आता है। तो इस तरह से जो है सो आपका ग्रैंड स्लैम की होने वाले क्रम में जो है सो इनका देख लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाल क्रांति का संबंध है। तो देखिए लाल क्रांति के संबंध को देखेंगे तो लाल क्रांति का संबंध आपका मांस एवं टमाटर उत्पादन से है, ठीक है, लाल क्रांति चलाया गया था मुख्यतः तौर पर जो है सो मांस के उत्पादन को लेकर, साथ में जो है सो टमाटर को भी जोड़ा गया कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस एवं टमाटर से। साथ ही अगर अंडा के बारे में देखेंगे तो अंडा उत्पादन जो है सो आपका रजत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो देखिए भारत में सिक्कों की ढलाई का जो काम है यह आपका वित्त मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका काम किया जाता है। प्रश्न से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व, तो कर्मा पर्व। कई बार आपका पूछा गया रेलवे के एग्जाम में कि कर्मा जो है सो आपका झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है सो यह मनाया जाता है। कौन सा पर्व है, तो कर्मा। कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में, तो झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। ठीक है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के देने के लिए किसको याद किया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि आईएमओ का विस्तारित रूप है। ठीक है, आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है, तो आईएमओ का विस्तारित रूप हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आईएमओ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और यही आईएमएफ हो जाएगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायक बैंक है। और अगर आईएमओ की बात कर लेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, तो लंदन में। ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है जोकिन अल्चापो गुजमैन। बस ये जो प्रश्न है आपका एनटीपीसी 2016 में, ठीक है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि जोकिन अल्चापो गुजमैन का संबंध किससे है। तो यह आपके मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड थे। ठीक है, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड मतलब कि मैक्सिको के आपके जो है सो बहुत बड़े जो है सो ड्रग व्यापारी थे। मैक्सिको की बात करेंगे तो आपका नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का देश है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में नीचे में एकदम साउथ के क्षेत्र में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से में आपका पड़ता है मैक्सिको। और यहाँ पर अगर मैक्सिको में बात करें तो यहाँ पर ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। ड्रग्स को लेके हमेशा जो है सो गैंगवार वगैरह चलते रहता है। और पूरा मैक्सिको जो है सो आपका पूरा ड्रग्स को लेके जो है सो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है सो अशांति हमेशा फैली रहती है। तो उसी से जो है सो जोकिन अल्चापो गुजमैन जो है सो वह आपके मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं वहाँ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षुक जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। ठीक है, तो तिब्बती बौद्ध भिक्षुक कौन है जिन्होंने भूटान को जो है सो राष्ट्र का एक रूप दिया, निर्माण किया राष्ट्र का, तो उनका नाम हो जाएगा आपका ग्वांग न्यामगल। ठीक है, ग्वांग न्यामगल इनका नाम होगा। ठीक है, कौन थे, तो बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने भूटान राज्य राष्ट्र की स्थापना की। साथ में भूटान आपका इंडिया का पड़ोसी देश है। साथ में कुछ जानकारी देख लीजिए, जैसे भूटान की भाषा को क्या बोलते हैं, तो जोंगखा बोला जाता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि जापान की राज्य भाषा का क्या नाम है, तो जोंगखा बोला जाता है। और अगर बात करेंगे जापान के राष्ट्रीय खेल की, तो उसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी, इंग्लिश में इसको आर्चरी भी बोला जाता है, तीरंदाजी को। और अगर कैपिटल की बात करेंगे तो भूटान का कैपिटल हो जाएगा आपका थिम्पू। ठीक है, क्या हो जाएगा, थिम्पू। भूटान का कैपिटल हो जाएगा थिम्पू। ठीक है, लोकल भाषा जोंगखा और नेशनल गेम हो जाएगा आपका तीरंदाजी। नेक्स्ट, और इस वीडियो के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली। तो देखिए यह भी आपका एक तरह से एनटीपीसी 2016 का था। एनटीपीसी 16 में पूछा गया था कि श्रीलंका को डोमेन ऑफ शिलोंग के द्वारा जो है सो कब आज़ादी मिली थी, डोमेन ऑफ सिलोन के द्वारा। तो यह जो है सो इसको आज़ादी मिली थी 1948 में। भारत की आज़ादी के अगले वर्ष ही जो है सो श्रीलंका को आज़ाद किया गया था। श्रीलंका को जो है सो आज़ाद किया गया था किस वर्ष, तो 1948 में डोमेन ऑफ सिलोन के द्वारा जो है सो आज़ादी दिया गया था श्रीलंका को। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है सो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के साथ साथ इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न था। और इसी जगह पे जो है सो आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आप सबों को काफ़ी पसंद आया होगा। आपने बिना स्किप के वीडियो को देखा होगा, हर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा तो। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है सो अभी एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।